हम बात कर लेते हैं जी डॉक्टर इनायत हुसैन, डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो इनसे पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में, ऑब्वियसली डिजिटल बैंकिंग इटसेल्फ की अगर बात करें तो कुछ अरसे से पाकिस्तान में हो रही है। व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट इट दिस टाइम? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे यहाँ बुलाने का और ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं ये जो भी हमने फ्रेमवर्क इशू किया है उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं और उसके जो फ़वाइद हैं वो आप तक और आपके रेफरेंस से आपके नाज़रीन तक पहुँचा सकूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अभी भी जो पाकिस्तान में कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो और इस्लामिक बैंक्स बोथ वो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे आपके पास ATMs कार्ड हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, बहुत सारे बैंकों ने फ़ोन बैंकिंग की सहूलत भी दी हुई है। फिर उनके इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल हैं जहाँ से आप सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। इन डिजिटल सर्विसेज में और जो डिजिटल बैंक है उसमें जो मेन फ़र्क है वो ये होगा कि जैसे मैं आपकी बात सुन रहा था और आपने दुरुस्त फरमाया कि एक डिजिटल बैंक के कस्टमर अपना अकाउंट बगैर बैंक में जाए जो है वो ओपन कर सकेंगे और उसके बाद वो सारी सर्विसेज जो है वो घर बैठे उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसके लिए उनको अभी बैंक ब्रांच में जाना पड़ता है। तो इस तरह से आप इसको समझें कि जैसे आपने अकाउंट भी अपना जो है वो ऑनलाइन खोला है, उसके बाद आपने अपने बिल्स की पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी जो है वो ऑनलाइन हो रही है, अगर आपने कोई फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने हैं तो वो भी ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली इट इज़ बैंकिंग ऑन योर फ़ोन और ऑन योर लैपटॉप। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये काम अभी भी कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग हैं जो ये काम अभी भी कर रहे हैं, ऑलरेडी उनका नंबर इतना कंसिडरेबल नहीं है जो होपफुली बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा, लेकिन फिर ये अलग से डिजिटल बैंक जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, इसका फ़ायदा क्या होगा? क्या इसके कोई मुल्की मईशत को फ़वाइद हासिल होंगे या ओवरऑल दुनिया में अब ये सिस्टम आ रहा है तो आपने सोचा आप भी इसको लागू करें और राइज करें और यहाँ पे लेके आएँ, इसके क्या फ़वायदा? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? जी, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जो लार्ज सेगमेंट ऑफ आवर कस्टमर्स हैं, बैंक कस्टमर्स, वो एक्चुअली स्टिल बैंक ब्रांचेस में जाते हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ बैंक फॉर एग्जांपल जो डिजिटल सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं, यानी उनके प्लेटफॉर्म्स बहुत यूज़र फ्रेंडली हैं, और कुछ बैंकों के जो है वो इतने यूज़र फ्रेंडली नहीं है। अच्छा, दूसरा इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो बैक एंड पे प्रोसेसिंग होती है, यानी आप तो फ्रंट एंड पे देख रहे हैं ना जो आप बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन बैंक जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एक बैक एंड प्रोसेसिंग करते हैं। वो बैक एंड प्रोसेसिंग एक कन्वेंशनल बैंक में डिफरेंट तरीके से होगी जो कि विज़ाविज़ एक डिजिटल बैंक में होगी। इसके जो फ़वाइद हैं इकॉनमी को और जो सार्फिन को, वो बहुत इसमें इमेंस पोटेंशियल है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसमें बहुत सब्सटेंशियल एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो सर्विसेज बैंक्स अभी कस्टमर तक पहुंचाते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचा सकेंगे और रिलेटिवली कम कॉस्ट पे पहुंचा सकेंगे। इसका जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है और जिसकी जो एक्चुअल हमारा एम है वो ये है कि क्योंकि बैंक जो डिजिटल बैंक हैं वो ये सर्विसेज ऑफ़र कर रहे होंगे एट रिलेटिवली चीपर रेट एंड एट रिलेटिवली लेस कॉस्ट टू देम, तो वो एक बड़े सेगमेंट्स को जो है वो एक्सेस कर सकेंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं उनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं या उनको बैंक अकाउंट खोलने में जो है वो दुश्वारी पेश आती है। इसी तरह जो ब्रिक एंड मॉर्टर है जिसमें बैंक अपनी ब्रांचेस के थ्रू जो है वो एक्सेस करते हैं कस्टमर को, वो एक बड़ा कॉस्टली प्रोपोजिशन है, उनके लिए ब्रांच बनानी पड़ती है, उसमें लोग रखने पड़ते हैं। जबकि एक डिजिटल बैंक जो है वो डिजिटल चैनल्स के थ्रू जो है वाइडर जो कस्टमर बेस है उसको एक्सेस कर सकेगा। तो उससे जो हमारा जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तान में लोग हैं वो इन फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस कर सकेंगे थ्रू दिस डिजिटल बैंक्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ यही आता है कि जिन लोगों के अकाउंट्स हैं ही नहीं ऑलरेडी बैंक्स में, वो भी बना सकते हैं डिजिटल अपने अकाउंट्स बना सकते हैं ऑनलाइन, बिकॉज वेरिफिकेशन इतनी होती है, इतना पेपर वर्क होता है, इतना कुछ दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है, बिल्कुल बीच में आपने तस्दीक करनी होती है हर चीज़ की, आपकी जॉब, आपका घर, एवरीथिंग। हाउ विल दैट कन्वर्ट टू डिजिटल? मतलब आपकी तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा ये सब कुछ चेक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, मतलब बैंकों की तरफ से कुछ ना कुछ तो फिजिकल राब्ता भी चलेगा, सब कुछ ऑनलाइन कैसे हो सकता है? जी,
जो इसका एम है एक्चुअली वो यही है कि ये सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन होगा। तो अभी हमने डिजिटल बैंक्स के फ्रेमवर्क से पहले एक जिसको हम डिजिटल ऑन बोर्डिंग का फ्रेमवर्क दिया था, और वो फ्रेमवर्क हमने डेवलप किया था इन कंसल्टेशन विद बैंक्स एज वेल एज इन कंसल्टेशन विद नादरा। तो ये जो ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस है वो ये होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल जो आपका CNIC है, आप उसकी जो स्कैन फ़ोटोज़ हैं वो आप अपलोड करेंगे थ्रू, इट कैन बी डन थ्रू योर मोबाइल फ़ोन्स। आप अपनी लाइव फ़ोटो जो है वो अपलोड करेंगे और उसके बाद ऑफ कोर्स आप जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो बैंक को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आप लोग क्या नए प्लेयर्स मार्केट में लाना चाहते हैं इस प्लान के ज़रिए, या फिर ऑलरेडी जो बड़े बड़े बैंकिंग ग्रुप्स हैं, जो बैंक्स हैं, वही अपना एक सब डिजिटल बैंक मुतारिफ़ करवाएंगे? क्या आपने सोचा इस सिलसिले में? जी, इसमें जो फर्स्ट राउंड है उसमें जो हम एम कर रहे हैं वो ये कि हम 5 डिजिटल बैंक्स को जो है वो लाइसेंस देंगे। इसमें जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं वो अगर चाहें तो वो भी एज ए सब्सिडरी अपने डिजिटल बैंक्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम जो है वो न्यू प्लेयर्स भी आ सकते हैं। तो ये इस वक्त जो है इट इज़ ओपन टू द एग्जिस्टिंग बैंक्स एज वेल एज न्यू प्लेयर्स। अच्छा, एक चीज़ ये ज़रा मैं कंपैरिजन कर रही हूँ विद वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ जब कोई ऑनलाइन स्कैम होता है, किसी गलत वेबसाइट से आपने चीज़ें ख़रीद ली, आपको डर है कि जी आपके पैसे जो हैं वो खाए गए, तो बाहर हमने ये एक चीज़ देखी है जो बड़ी इनकरेजिंग है। बैंक सबसे पहले कस्टमर को वो फंड्स जो होते हैं वो रिफ़ंड करता है और उसके बाद ये अश्योरिटी करता है कि अब उस साइट से लड़ना और पैसे निकलवाना हमारा काम है। तो वो अपने कस्टमर को, ये बहुत बड़ी सहूलत है और ये हमने बड़ी इजीली फ़रोग भी मिलता है लोगों को, इसीलिए वो ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन जो भी चीज़ें करनी होती हैं। क्या इस किस्म की कुछ सहूलियात भी नई मुतारिफ़ कराई जा रही हैं, कुछ ऑफ़र हो रहा है? जी देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन शॉपिंग का ताल्लुक है तो वो एक्चुअली ये सर्विस तो पाकिस्तान में भी है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से कोई जो है वो चीज़ परचेज़ की जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म से, और जब आपको मैसेज आता है तो आप इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो बैंक एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन जो है उसको रिवर्स कर सकता है। एट द सेम टाइम जो है ऑफ कोर्स इसमें जो है वो और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आम तौर पे जो इस किस्म की ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें वन टाइम पासवर्ड आपके पास आता है जो आपने यूज़ करना होता है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स जो है वो ये फैसिलिटी देती हैं बैंक को भी और उसके कस्टमर को भी कि उनके वन टाइम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम दे गारंटी कि अगर कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होगी तो वो रिवर्स कर देंगे, तो वो उसको रिवर्स भी कर देते हैं। हमें जो एक मेन प्रॉब्लम आ रही है ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में, और जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वो ये कि इसमें फ्रॉड का एलिमेंट बहरहाल है, और हमने देखे हैं इंस्टांसेस के जहाँ पे लोगों को फ़ोन किया जाता है और फ्रॉडुलेंटली उनसे उनका पासवर्ड, यूज़र नेम, OTP वगैरह ले लिया जाता है, वो ले लिया। अब मसला ये है कि जब आपने सब कुछ वो दे दिया तो फिर बैंक के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो इस किस्म के फ्रॉड्स को रोक सके। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो हम मुसलसल बार बार जो है वो टेलीविज़न पे भी, रेडियो पे भी, और बैंक अपने SMS और व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू कॉन्टीन्यूसली अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप किसी से भी अपना पासवर्ड, यूज़र नेम, ईमेल वगैरह जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर ना करें। और मैं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपको कोई फ़ोन आता है और इवन वो अगर उस नंबर से भी आ रहा है जो आपके बैंक का नंबर है, तो तब भी आप उसको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें, क्योंकि ये नंबर जो है एक्चुअली ये भी स्कैम हो जाता है। देयर आर सॉफ्टवेयर टूल्स दैट यू कैन यूज़ टू एक्चुअली डिस्गाइज योर नंबर एंड इट लुक्स एज इफ द बैंक इज कॉलिंग। तो अगर इस किस्म की भी अगर आपको कॉल आती है तो आप उसको डिस्कनेक्ट करें और ख़ुद आप बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें। तो जब आप बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो कॉल पिछली थी वो फ्रॉडुलेंट थी या बैंक ने खुद आपको कॉल किया था। और जब आप खुद कॉल कर रहे हैं तो फिर आप ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस के साथ आप कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह भी। ठीक है डॉक्टर इनायत हुसैन, आपके वक्त का शुक्रिया। अभी इब्तदाई तौर पर 5 लाइसेंस जारी किए जाएंगे फॉर दीज डिजिटल बैंक्स और होपफुली एक इनकलाब का सबब बने ये तमाम तर चीज़ें, ये काविशें, और लोगों का कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा बढ़े। ये जो हमने खास तौर पे ये ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड्स वगैरह की बात इसलिए की है बिकॉज पहली चीज़ दिमाग में यही आती है कि अगर हम इस तरीके से अब बैंकिंग स्टार्ट कर दें और कोई फ्रॉड हो जाए फिर वो रिवर्स नहीं होंगे, मतलब वो इतनी टेंशन ऐसा नहीं होता है। अगर आप आदी हो ना ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन पेमेंट
पेमेंट्स करने के, तो ऐसा नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। And- और अगर कभी होता है तो वो बैंक आपको सहूलत फराहम करता है। बिल्कुल। और डॉक्टर इनायत का ये जो कहना था ना, फोन कॉल्स वगैरह पे भी मतलब इतने ट्रस्टिंग ना हो किसी भी फोन कॉल पे कि सब कुछ आप दे दें। प्लीज आप अपना OTP, वन टाइम पासवर्ड, आपके कोई जो आपसे 3 फोन पे डिजिट नहीं कोड मांगेगा। होता है कार्ड्स के पीछे, कभी भी आप कोई एक्सपायरी डेट वगैरह, कभी कोई बैंक आपको कॉल करके, कभी भी कोई भी बैंक आपको कॉल करके आपसे ये इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा। ये बिल्कुल कोई मांग नहीं सकता, और अगर मांग रहा है तो समझ जाइए गलत बात हो रही है। और अगर आपको लिटरली वाकई बैंक से ही कॉल आ रही है और आपको पता है, फिर भी वहां बात ना करें, यू कॉल बैक। आप कंट्रोल अपने हाथों में लें, आप कॉल बैक करें और फिर आप बात करें। तो अ फ्यू थिंग्स अगर इस तरह हो जाए